नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में, जो कि बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस में। देखिए, हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में, जिसमें हमने पूर्व जो कक्षा ली थी उनमें संसद के बारे में चर्चा कर रहे थे। और संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। हम राज्यसभा के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, उसके निर्वाचन से संबंधित, उसकी योग्यता से संबंधित और उसके कार्यों से संबंधित। इसी प्रकार से हम बात करें लोकसभा के संदर्भ में, तो लोकसभा के बारे में हम बात करें तो लोकसभा के बारे में भी हम इसकी योग्यता, कार्यकाल, निर्वाचन और इसके पदाधिकारियों के बारे में हम वार्ता पिछली कक्षा में कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें लोकसभा के संदर्भ में, तो लोकसभा के जो भी पदाधिकारी है, जैसे कि स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, महासचिव है, उन सभी के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। वह लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियों के बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की कौन कौन सी शक्तियाँ होती है और किस प्रकार की होती है। देखिए, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए आज लोकसभा के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि लोकसभा के कौन कौन सी शक्ति है व कौन कौन से कार्य निहित है। देखिए, लोकसभा अपने आप में एक महत्वपूर्ण सदन है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण सदन है क्योंकि ये जनता के प्रति उत्तरदायी है। यह एक लोकप्रिय सदन है। इसे जनता का सदन भी कहते हैं, इसे निम्न सदन भी कहते हैं लोकसभा को। देखिए, हम बात करें लोकसभा के संदर्भ में, इसकी संरचना के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है, जो हम पिछली कक्षा में पढ़े थे कि इसके अधिकतम सदस्य कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं। इन सभी के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। और अब अपन पढ़ेंगे क्या, लोकसभा के कार्य व शक्ति। देखिए, कार्य व शक्ति में पहली कार्य व शक्ति है विधायी कार्य, यानी विधेय संबंधी जो शक्ति है, जो पावर है लोकसभा के पास, उसके संदर्भ में हम वार्ता करते हैं। देखिए, कोई भी साधारण विधेयक है, उसे लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है। लेकिन हम बात करें विधेयक के संदर्भ में, तो विधेयक या कानून का निर्माण करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के पास। यानी जितनी शक्ति राज्यसभा के पास होती है, उतनी ही शक्ति लोकसभा के पास होती है। लेकिन जब साधारण विधेयक पर दोनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या किया जाता है कि एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। देखिए, यहाँ पर संयुक्त बैठक के बारे में हम बात करें तो अनुच्छेद 108 के अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा व लोकसभा में किसी विधेयक को लेकर के मतभेद होने पर, यानी साधारण विधेयक को लेकर के मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। वो कौन से आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। देखिए, जो 108 के तहत जो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, इसकी अध्यक्षता का दायित्व किसे सौंपा जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष को। किसे सौंपा जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष
इन दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। हम बात करें लोकसभा का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? उस स्थिति में डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष यहाँ पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। किसका उपाध्यक्ष करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और जब लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही ना रहे तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? ऐसी कंडीशन में जो राज्यसभा का उपसभापति होता है, सभापति नहीं उपसभापति, वह दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा। लेकिन यहाँ पर हम प्रथम वरीयता किसको देते हैं? स्पीकर को, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को हम प्रथम वरीयता देते हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है और इसका बुलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, हम बात करें विधेय संबंधी कार्यों के संदर्भ में तो विधेय संबंधी कार्यों में लोकसभा का बहुत ही क्या होता है? महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि बिना लोकसभा के क्या नहीं हो सकता? विधेयक पारित नहीं हो सकता, कानून का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक प्रमुख सदन है। इसलिए इसका प्रमुख कार्य क्या है? विधि का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। यही एक लोकसभा का प्रमुख कार्य है, वह प्रमुख शक्ति है। देखिए, हम बात करें वित्तीय शक्ति के संदर्भ में। यहाँ पर हमने बात की थी किसके संदर्भ में? विधेय शक्ति के संदर्भ में। लेकिन अब हम बात करेंगे किसके संदर्भ में? वित्तीय शक्ति के संदर्भ में। देखिए, हम बात कर रहे हैं वित्तीय शक्ति के संदर्भ में तो अनुच्छेद 109 के तहत जो धन विधेयक है वो सबसे पहले कहाँ पे रखा जाएगा? वो सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। यानी संविधान का जो अनुच्छेद 109 है वह इस बात की गवाह देता है कि जो धन विधेयक होता है उसको प्रथम बार यानी सर्वप्रथम बार कहाँ पे रखा जाएगा? लोकसभा में। देखिए, सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। सारे महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेती है? मंत्रिपरिषद, जो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण लोकसभा कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। और इसी प्रकार से 109 अनुच्छेद के तहत क्या होता है? धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पे रखा जाता है? लोकसभा में। देखिए, हम बात करें धन विधेयक के संदर्भ में तो धन विधेयक को लोकसभा जब पास करके राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकती, सिर्फ सलाह का कार्य कर सकती है। सलाह दे करके पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है या उसे 14 दिन तक रोक सकती है। यानी कि हम बात करें वित्तीय शक्ति के संदर्भ में तो वित्तीय शक्ति के संदर्भ में जितनी लोकसभा शक्तिशाली है उतनी राज्यसभा नहीं है शक्तिशाली। तो इसी प्रकार से हम बात करें वित्तीय शक्ति के संदर्भ में तो अनुच्छेद 112 के तहत जो भी बजट पेश किया जाता है संसद में, वह संसद का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, यहाँ पर वित्तीय शक्ति के संदर्भ में हम बात करें लोकसभा के संदर्भ में या संसद के संदर्भ में, बिना लोकसभा की स्वीकृति के बिना संचित निधि में से
मंत्री परिषद किसी भी प्रकार का कोई फंड नहीं उठा सकती, उसमें से धन को खर्च नहीं कर सकती, ना ही किसी व्यक्ति पर, ना ही भारत की प्रजा पर, ना ही भारत के नागरिकों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स लगा सकती है, टैक्स बढ़ा सकती है, बिना किसकी स्वीकृति के, लोकसभा की स्वीकृति के। देखिए यह बहुत ही पावरफुल है। लोकसभा वित्तीय शक्ति के संदर्भ में हम बात करें तो, क्योंकि धन विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना या ना करना सब किस पर निर्भर करता है, लोकसभा पर। क्योंकि जो भी अनुदान के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है वो भी कौन करती है, संसद की सदन लोकसभा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वित्तीय शक्ति है उसमें लोकसभा बहुत ही ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली है, क्योंकि राज्यसभा इस क्षेत्र में थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि वह उसे धन विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकती है, जबकि लोकसभा कार्यपालिका की जो कार्य होते हैं उन पर भी क्या कर सकती है, उनको भी नियंत्रित कर सकती है, रोक लगा सकती है कोई भी योजना पर, क्योंकि बिना संसद की स्वीकृति के कोई भी नई योजना नहीं लाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर लोकसभा एक महत्वपूर्ण सदन होता है और उसकी यह एक प्रमुख शक्ति होती है। इसी प्रकार से हम बात करें कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, यानी कि कार्यपालिका को नियंत्रित करने की या नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है, लोकसभा के पास। क्योंकि यहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका। अगर कार्यपालिका निरंकुशता दिखाए और सही तरीके से राष्ट्र का शासन संचालन नहीं करे, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करे, तो लोकसभा मंत्री परिषद को भंग करवा सकती है, मंत्रियों को अपने पद से हटवा सकती है। ये किसके पास पावर होता है, लोकसभा के पास। क्योंकि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद होती है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का अस्तित्व कब तक बना रहता है, जब तक संसद में यानी लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो मंत्री परिषद को। देखिए यहाँ पर कार्यपालिका को नियंत्रित इस प्रकार से भी किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को गिराया जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इनकी मंत्रियों की अधिक से अधिक आलोचना भी की जा सकती है अगर कोई गलत कार्य करे तो। इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तावों के माध्यम से यहाँ पर इन पर क्या किया जाता है, नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें कार्यपालिका के संदर्भ में, तो कार्यपालिका अपनी मर्जी से निरंकुशता नहीं बन सकती, अपनी मर्जी के अनुसार इतना कार्य नहीं कर सकती कि मन मर्जी करने लग जाए और निरंकुशता हो जाए, तो उस पर रोक कौन लगाती है, लोकसभा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो कार्यपालिका है उस पर लोकसभा नियंत्रण स्थापित करती है। ये भी क्या है, लोकसभा की एक प्रमुख शक्ति है। क्या है, प्रमुख शक्ति है। इसी प्रकार से हम बात करें अगले कार्य के बारे में, तो संविधान संशोधन से संबंधी कार्य। देखिए संविधान संशोधन से संबंधी जो शक्ति होती है, पावर होता है, वह लोकसभा व राज्यसभा दोनों में क्या होगा, दोनों में समान रूप से बराबर शक्ति दी गई है कि संविधान संशोधन लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसमें राज्यसभा व लोकसभा दोनों क्या है, बराबर अधिकार है, बराबर। लेकिन
यहाँ पर लोकसभा पर यह भी प्रतिबंध लगता है न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से कि वह अपनी मनमर्जी के अनुसार कोई भी विधि का निर्माण नहीं कर सकती। भारत के मूल ढांचे में संविधान संशोधन के माध्यम से उसे समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर संरक्षण प्रदान किया गया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से वह उसका परीक्षण कर सकता है। विधि द्वारा जो निर्माण किया गया है कानून का, उसका परीक्षण के माध्यम से वेद और अवेद को सिद्ध कर सकता है। लेकिन हम बात करें इसके कार्य व शक्ति के संदर्भ में, तो संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। देखिए, संविधान संशोधन प्रत्येक सदन में होता है और उसमें कुल का बहुमत व 2/3 उपस्थित का मतदान भी प्राप्त होना आवश्यक है, बहुमत होना आवश्यक है। यहाँ पर हम संविधान संशोधन में और भी इसकी विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार संविधान संशोधन किया जाता है। कुल मिलाकर के अभी फ़िलहाल हम यही जानकारी प्राप्त करते हैं कि लोकसभा का ये क्या है, एक प्रमुख कार्य या शक्ति है। देखिए, हम बात करते हैं अगले कार्य के संदर्भ में। लोकसभा का अगला कार्य है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया, उपराष्ट्रपति पढ़ाया और मैंने स्पीकर के बारे में पढ़ाया। तब मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य। देखिए, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर निर्वाचक मंडल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य व दिल्ली व पुदुचेरी के जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है, निर्वाचित सदस्यों को। इस प्रकार से हम बात करें उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुच्छेद 66 के अनुसार, उसमें भी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है किनकी? लोकसभा के सदस्यों की, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, कुल सदस्य होते हैं, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मैंने आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया। उपराष्ट्रपति में मैंने कहा था कि संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य आ गए। तो इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पे लोकसभा के संदर्भ में, तो लोकसभा के कुल सदस्य यानी मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा का ये भी क्या है? एक प्रमुख कार्य है। इसके अलावा हम बात करें तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। इस प्रकार से हम बात करें अध्यक्ष के संदर्भ में, तो बहुमत के आधार पर चुनाव के आधार पर स्पीकर का चुनाव किया जाता है, स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा का ये भी क्या है? एक प्रमुख कार्य है। इस प्रकार से हमने देखा कि निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा के सदस्य भी कार्य करते हैं। हम बात करें अगले कार्य के संदर्भ में, तो जनता की शिकायतों का निवारण। देखिए, जनता की शिकायतों का निवारण यह भी एक लोकसभा का प्रमुख कार्य है, जनता की शिकायतों को दूर करना। क्योंकि अगर जनता की समस्याओं को दूर नहीं करेगा तो क्या फिर से जनता
क्या फिर से जनता इन्हें सांसद के रूप में स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। 5 वर्ष के बाद में इन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा और नवीन लोकसभा का निर्माण होगा, नए सदस्य आएंगे। इसी प्रकार से लोकसभा का प्रमुख कार्य होता है, जनहित में कोई कार्य होता है या कल्याणकारी कोई कार्य होता है, यानी कि हम यहाँ पे कहें तो एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा, क्योंकि लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जनता से चुनी हुई होती है, जनता के वोट से जीती हुई होती है, इसीलिए उसे जवाब देना पड़ता है। जीतने के बदले उन्हें लोगों की शिकायतें और समस्याओं को दूर करना होता है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। यह प्रमुख कार्य किसका है? लोकसभा का है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अब महाभियोग के बारे में। देखिए, मैंने आपको राष्ट्रपति में अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया था कि महाभियोग की जो शक्ति होती है, महाभियोग का जो पावर होता है, वह किसके पास होता है? संसद के पास होता है। संसद के दोनों सदनों के पास होता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। राज्यसभा या लोकसभा में किसी में भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति संविधान का क्या करता हो? अतिक्रमण करता हो। संविधान का अतिक्रमण करने के कारण उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा की महाभियोग की शक्ति है वो किसके पास निहित है? वो लोकसभा व राज्यसभा के पास निहित है। देखिए, हम बात करें महाभियोग के संदर्भ में, हम बात करें महाभियोग के संदर्भ में, तो महाभियोग के संदर्भ में हम बात करें तो महाभियोग सिर्फ किसके खिलाफ लाया जाता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध। लेकिन महाभियोग के समान प्रक्रिया, महाभियोग के समान प्रक्रिया वो किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ ला करके उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से महाभियोग के समान प्रक्रिया या महाभियोग की जो शक्ति है वह किस में निहित है? वह लोकसभा में निहित है। देखिए, यहाँ पर लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इसका एक प्रमुख कार्य है, इससे राष्ट्रपति मनमानी नहीं कर सकता, उसकी निरंकुशता पर रोक लगती है। मुख्य न्यायाधीश हो व अन्य न्यायाधीश हो, उन पर भी क्या लगती है? रोक लगती है। वो अपने न्याय व नैतिकता से चलेंगे, मनमानी नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महाभियोग की शक्ति किसके पास है? लोकसभा व राज्यसभा के पास। लेकिन यहाँ पर लोकसभा का भी ये क्या है? एक प्रमुख कार्य है। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करें अगले कार्य के बारे में। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का अनुमोदन आवश्यक है। देखिए, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा के जब प्रस्ताव पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसकी स्वीकृति यानी कि अनुमोदन किसका भी आवश्यक होता है? लोकसभा का भी, क्योंकि लोकसभा का भी अनुमोदन यहाँ पर आवश्यक होता है, यानी स्वीकृति यानी सहमति मात्र आवश्यक होती है। किसमें? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया होती है हटाने की, उसमें लोकसभा का भी कुछ कार्य होता है। वह होता है सहमति देने का या अनुमोदन करने का या स्वीकृति प्रदान करने का। ये किसका कार्य होता है? लोकसभा का होता है। लेकिन जो प्रस्ताव लाया जाएगा उपराष्ट्रपति के खिलाफ, वो कहाँ पे लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद में ही लोकसभा में पहुँचेगा और वहाँ पे सिर्फ इसकी क्या है? सहमति आवश्यक है।
देखिए इसी प्रकार से हम बात करें सर्वसमा के बारे में। सर्वसमा की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो संसद के पास होती है। देखिए वैसे तो हम बात करें समा करने का जो अधिकार होता है, जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो किसके पास होती है? वो राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन अगर सर्वसमा करेगा राष्ट्रपति, अगर किसी व्यक्ति को सर्वसमा करता है, कंप्लीट समा करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक हो जाता है, यानी संसद की सहमति लेना अति आवश्यक हो जाता है। देखिए हम बात करें आपात की घोषणा की स्वीकृति के संदर्भ में। देखिए आपात की घोषणा की स्वीकृति बहुत ही मोस्ट होती है, क्योंकि राष्ट्रपति अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो 1 माह के बाद आपात की स्वीकृति लेना संसद से आवश्यक होता है। उसमें लोकसभा व राज्यसभा प्रत्येक में वो पारित प्रस्ताव होने पर ही स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात के समय किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? संसद की, यानी लोकसभा की। लोकसभा की स्वीकृति के बिना 1 माह से अधिक राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती। देखिए हम बात करें अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में, तो राज्य के जो संवैधानिक तंत्र हैं अगर वो विफल हो रखा है तो उस स्थिति में भी 2 माह से अधिक नहीं रहा जा सकता राष्ट्रपति शासन, क्योंकि स्वीकृति किसकी आवश्यक होती है? राज्यसभा व लोकसभा यानी संसद की। तो यहाँ पर साधारण बहुमत से लोकसभा की सहमति होना भी आवश्यक होता है राष्ट्रपति में शासन। इसी प्रकार से हम बात करें राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात के संदर्भ में, तो वित्तीय आपात की संकट की घड़ी में भी यहाँ पर अनुमति लोकसभा से लेना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार से हमने आज वार्ता की लोकसभा के कार्यों के संदर्भ में, उनकी शक्तियों के संदर्भ में, इन सभी के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। देखिए एक बार लोकसभा के प्रमुख कार्य व शक्तियों के बारे में थोड़ा फास्ट देख लेते हैं स्टार्टिंग से। विधि कार्य होते हैं। कौन से विधेय कार्य होते हैं? विधेयक का निर्माण करना, साधारण विधेयक को पास करना, ये सब कुछ शक्तियाँ किसके पास होती है? ये सब कुछ शक्तियाँ होती है लोकसभा के पास। किसके पास होती है? लोकसभा के पास व राज्यसभा के पास। वित्तीय शक्ति धन विधेयक या वित्तीय विधेयक है या नहीं, ये निर्णय भी कौन लेता है? ये निर्णय भी लेता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी के संदर्भ में हम बात करें वित्तीय शक्ति के संदर्भ में, तो वित्तीय शक्ति में जो स्वीकृति प्रदान करना या ना करना किस पर निर्भर करता है? लोकसभा पर। देखिए इसका अगला कार्य होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। यहाँ पर जो कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण का कार्य भी कौन करती है? लोकसभा। देखिए यहाँ पर हम बात करें संविधान संशोधन की शक्ति, तो संविधान संशोधन की शक्ति भी किसके पास होती है? लोकसभा व राज्यसभा के पास, यानी कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी होती है। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, देखिए लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व स्पीकर के चुनाव में निर्वाचक मंडल का रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें अगले कार्य के बारे में, तो जनता की शिकायतों का निवारण, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं लोकसभा सदस्य, क्योंकि आम जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव होता है। इसीलिए ये क्या करते हैं? जनता की समस्याओं को दूर करते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें महाभियोग की शक्ति के संदर्भ में, तो महाभियोग की शक्ति भी इनके पास होती है लोकसभा के पास। लोकसभा के
लोकसभा के किसी भी के सदस्य के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति अगर अतिक्रमण करे संविधान का तो उसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसी प्रकार से हम बात करें उपराष्ट्रपति अपने पद से हटाने की स्वीकृति और सहमति कौन देती है? लोकसभा देती है, जबकि प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाता है? राज्यसभा में। इसी प्रकार से हम बात करें सर्वसम्मा की शक्ति, यानी सर्वसम्मा की शक्ति की स्वीकृति राष्ट्रपति को कौन देता है? संसद देती है। देखिए संसद का ये भी एक प्रमुख कार्य होता है आपात की घोषणा की स्वीकृति और समाप्ति। देखिए आपात की जो घोषणा होती है उसकी स्वीकृति प्रदान करने का कार्य कौन करती है? लोकसभा, और समाप्त करने का भी। देखिए अगर आपात की घोषणा की समाप्ति अगर राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता तो 1/10 सदस्य लोकसभा के आपात बैठक, विशेष बैठक बुला सकते हैं सदन की, और बैठक बुलाने के बाद में आपात की घोषणा कर सकते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा आपात की जो घोषणा है उसको समाप्त करने की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज लोकसभा के कार्यों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की। नमस्कार, धन्यवाद।